सो हेलो एंड वेलकम टू गुड रमन। आज पेपर हुआ है यूगी ट्रिपल एस सी ड्राफ्ट मैन का। इसकी आंसर्स की के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर के बारे में बात करेंगे। तो ये टेक्निकल के क्वेश्चन है, ये आप अपने सर से पूछ सकते हैं। हम लोग बात करेंगे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में। ऑलराइट, तो 30 इसमें नॉन टेक के क्वेश्चन जो आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि IMF के अनुसार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संबंध में आपको थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बतानी है। तो कई बच्चे इसमें इंडिया लगा करके आए होंगे, विच इज़ अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि इंडिया थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है PPP के क्रम में, नॉट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के क्रम में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्रम बात करें तो US, चाइना और उसके बाद जर्मनी, यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा B, जर्मनी। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जोशीमठ वॉज कैपिटल ऑफ द फिल्म डायनेस्टी। जोशीमठ किस राजवंश की राजधानी रहा? तो ये रहा है कत्यूरी राजवंश की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की, अच्छा इनका लेवल भी साथ में लगा के चले तो इसको मॉडरेट मान सकते हैं, इसको भी मॉडरेट मान सकते हैं फॉर नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो ये फेमस क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले। इसको हम लोग इजी क्वेश्चन की श्रेणी में डालेंगे। 69th राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो रॉकेटरी, जो कि इसरो साइंटिस्ट, भूतपूर्व इसरो साइंटिस्ट के ऊपर बनी है रॉकेटरी, इसको दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन से कारक पृथ्वी के धरातल पर तापमान को नियंत्रित नहीं करता है? तो ऑप्शंस को अगर देखें तो यहाँ पे इसमें अगर आपको टिक करने वाली बात होती तो आप इसमें बाय लुकिंग द ऑप्शन प्राकृतिक आपदाएं को टिक कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से किसी तरीके का तापमान जो है वो नियंत्रित नहीं होता है, यानी कि तापमान को चेंज करने में प्राकृतिक आपदाओं की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है। बाय लुकिंग द ऑप्शन। बाकी डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट से अगर आप ऊपर नीचे जाएंगे तो आपको तापमान में वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। ओशंस करंट्स से भी आपको तापमान में वेरिएशन देखने को मिलता है, और नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप, धरात या ढाल की प्रवृत्ति से भी आपको टेम्परेचर में चेंज देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसको आप लोग इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है वो हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। इस क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना चाहिए था। इसके आंसर की बात करें तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो पहला तो आपको सही होगा, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो कट जाएगा, ये ऑप्शन का हट जाएगा। अब आपके पास बचेंगे A, C और D। और 1991 में स्वतंत्र हुआ था और पूर्ण पैमाने पर आक्रमण भी हुआ था। क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप जो है वो तीसरा बड़ा देश नहीं है, ये दूसरा बड़ा देश है आफ्टर रशिया। तो यहाँ पे जो 2 है वो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा D, केवल 1, 3 और 4। तो थोड़े से इसमें हार्ड क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए था, और ये काफ़ी बच्चों का गलत जाने के अनुमान है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था? तो 23 अगस्त 2023 को ये उतरा था, और 23 अगस्त 2024 को हमने डे जो है प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया था कि हम लोग यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करेंगे हर साल। पूना, नाहर, चपलस और इरुपु इनमें से किस में है? तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो पहली जो महिला थी वो थी एनी बेसेंट, और क्वेश्चन में उन्होंने पहली भारतीय महिला पूछा था, तो एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं थी, भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। तो ये क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी में जाएगा, एंड दिस इज़ ऑल्सो ईजी। एंड ये जो है हार्ड क्वेश्चन था और इसके बारे में श्योर नहीं हूँ मैं। अगेन इसको भी मैं इजी क्वेश्चन की श्रेणी में डालेंगे हम लोग। आप सभी को पता है कि अगस्त जो प्रस्ताव है वो 1940 में आया था। सी का जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, और सी का ऑप्शन 1 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन काफ़ी लोगों को याद रहता है कि क्रिप्स मिशन 1942 में आए थे, और मंत्रिमंडल योजना जो है वो आपकी आई थी 1945 में, 1946 में, राइट। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर के सेक्शन में।
तो कंप्यूटर बात करें तो ये भी इजी टू मॉडरेट ही रहा है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो किस पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज उपकरणों प्रयोग किए जाते थे? तो ये द्वितीय श्रेणी, सेकेंड जनरेशन में ये यूज़ किए जाते थे। इस क्वेश्चन को हम लोग मॉडरेट की श्रेणी में डाल सकते हैं, थोड़ा सा गहरा अध्ययन आपके लिए इसको करना पड़ता। दूसरी चीज़ बात करें तो ये जो क्वेश्चन है वो एक इजी क्वेश्चन माना जा सकता है। इसमें बतानी है कि गणना और तुलना का कार्य कौन करता है, तो वो आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आपकी करती है। और ये नाम से भी आप समझ सकते हैं कि गणना और तुलना, गणना और तार्किक इकाई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगेन ये जो क्वेश्चन है वो भी एक इजी कैटेगरी में आएगा, बिकॉज आप जानते हैं कि स्पाईवेयर और ट्रोजन अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो ये एक मलिशियस प्रोग्राम है, और लॉजिक बॉम्ब भी एक मलिशियस प्रोग्राम है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लॉजिक वेयर, जो कि किस तरीके का मलिशियस प्रोग्राम नहीं है। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये भी आप इसको ईजी ही मान सकते हैं, बट अगर आपका सेंस उस समय काम नहीं कर सकता है तो आप इसका क्वेश्चन जो है वो गलत टिक कर सकते हैं। कौन सा उपयोग नहीं कर सकते हम MS ऑफिस में? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉयस्टिक, बिकॉज जॉयस्टिक जो है वो आपका जॉयस्टिक से आप लोग हम गेम्स वगैरह खेलते हैं। बेसिकली इट इज़ माउस की तरह ये काम करता है, बट इसमें आपको एक कंट्रोलर की तरह काम करता है, गेमिंग कंट्रोलर। तो MS ऑफिस में उसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगेन ये इजी टू मॉडरेट में आ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको इसमें कंफ्यूज कर सकता था। आपको पता है कंट्रोल F आपने को कई बार किया होगा, तो एक खोज बॉक्स के लिए तो 2 का 1 तो है यहाँ पर, तो 2 का 1 आपको शुरू के 2 में मिल जाएगा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, इनमें से आपको टिक लगाना होता है। तो कर्सर को वर्तमान की शुरुआत में ले जाना, इसके लिए हम लोग कंट्रोल होम का यूज़ करते हैं। मूव द कर्सर बिगिनिंग टू द लाइन, एंड कर्सर की दस्तावेज की शुरुआत में ले जाना, कंट्रोल होम जो है। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन थे, आपको कंफ्यूज कर सकते थे कि होम से क्या होता है और कंट्रोल होम से क्या होता है। ओके, तो होम और कंट्रोल होम से क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको रहेगी। और ऑप्शन में भी आपको 4 और 3 दिया गया है। सो इसको अगर हम प्रैक्टिकली एग्जामिन करके देखें तो कंट्रोल होम से आप एकदम से ही दस्तावेज की शुरुआत में आ जाते हैं। तो 3 का 3 यहाँ पे अगर रहे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर A होना चाहिए, 3 का 3 ही होना चाहिए। कर्सर को दस्तावेज की शुरुआत में ले जाना, एब्सोल्यूट आप उसको आप ऊपर पहुँच जाएंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी आप मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं। बेसिकली इसको मैं मॉडरेट ही रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। 2007 में MS एक्सेल में आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है वो सही हैं। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम पंक्ति कॉलम के रूप में स्थापित किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यदि हमें वर्तमान दिनांक की आवश्यकता पड़ती है तो फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। और क्योंकि ऑप्शन में आप देखेंगे तो तथ्य 1 और 2 सही है, आप इसको आप टिक कर सकते हैं। हालांकि ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे नाउ फंक्शन का इसने यूज़ किया हुआ है, इसको अगर आप इक्वल टू नाउ करके ये लिखते तो ज़्यादा अच्छी बात थी, तब ये सही होता। टेक्निकली अगर हम देखें तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसने यहाँ पर इक्वल टू नहीं मेंशन किया हुआ है। बट अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इनके दिए हुए ऑप्शन के अनुसार तथ्य 1 और तथ्य 2 सही रहते हैं। अगर इसमें खाली तथ्य 1 का ऑप्शन होता तो तथ्य 1 यहाँ पर सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि ये इजी लेवल का है, BCC बताना है। तो आपको पता है BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सो अगेन सेंड द ईमेल टू मोर देन 1 यूज़र विदाउट रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द अदर रिसीवर्स। ओके, अगेन दिस इज़ ऑल्सो ईजी। अगर आपने स्टोरेज इसको पढ़ कर गए थे, हाफ बाइट बताना है क्या होता है आपको। तो 1 बाइट आपकी होती है 8 बिट, और इसको आप जो हाफ करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 बिट, और 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो निबल हो जाएगा। MS वर्ड 2007 में हेडर और फूटर का डिफ़ॉल्ट आकार कितना होता है? हेडर और फूटर का आकार पूछा है, तो यहाँ पे 1 इंच to 0.5 इंच, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं।
इसमें से अगर आपको पिक करना हो तो 0.5 इंचेस में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि 0.5 इंचेस मार्जिन होता है हेडर और फुटर का, और हेडर और फुटर का डिफ़ॉल्ट आकार इसने पूछा है तो 1 इंच जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन सही आंसर यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे 0.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि अगेन एक इजी क्वेश्चन है। जितनी बार भी UKSSC ने एग्ज़ाम बनाया है उसने टोपोलॉजी को ऑलवेज मेंशन किया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर एक सेंट्रल सिस्टम से बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं तो एक स्टार बनता है। तो स्टार टोपोलॉजी आप देखेंगे तो केंद्रीय हब से जुड़ा हुआ होता है। तो स्टार टोपोलॉजी 2 का 4 यहाँ पर हो जाएगा, एंड 2 का 4 आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा विच इज़ सी। रिंग टोपोलॉजी आपको पता ही है बिकॉज दे क्लोज इन अ लूप, तो यहाँ पे लूप क्लोज लूप, तो थर्ड का 2, थर्ड का 1 लूप। तो इस तरीके से आप लोग इसमें पिक कर सकते थे। और एक लाइन में जो जुड़े होते हैं वो बस टोपोलॉजी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें हिंदी की, तो यहाँ पे अभिशाप और वरदान एक दूसरे के विलोम हो जाएंगे। अतीत शब्द जो समय बीत चुका है बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आप लोग बात करेंगे तो लूण का अर्थ नमक नहीं होता है। नमक का अर्थ जो है वो नून हो सकता है, नून या नून, लेकिन लूण नहीं होता है। तो यहाँ पे जो असत्य है हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अनाहूत जो बुलाया ना गया हो, आहूत जो आमंत्रित हो, अनाहूत जिसको बुलाया ना गया हो। कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची है, तो बाय लुकिंग एट द ऑप्शन अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो कनक कनकते सोगुनी यहाँ पर ये सोने में आता है। हरिण यानी हिरण में आप कह सकते हैं, जगत का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और पानी जो है उसका वो सही आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, इतिश्री अगर आप अगेन हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो कभी ना कभी आपने स्कूल में सुना होगा। इतिश्री का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है समाप्त करना। सुमेलित कीजिए की बात करते हैं तो रिंगाल एक तरह की वनस्पति होती है, एक तरह की, जिससे हम लोग टोकरी वगैरह बनाते हैं। तो थर्ड का ए हमें 2 ऑप्शन में मिलता है। तो इसका तो 2 बी हो सकता है या डी हो सकता है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बट फ़िलहाल के लिए आप इसका डी आंसर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डी जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी संभावना बन जाती है कि ये सही आंसर होना चाहिए। तल्लीन तो ये व्यंजन असंधि है, ये एक इजी। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, तो सीताराम की स्त्री थी। सीताराम की स्त्री नहीं, सीताराम की पत्नी थी, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। द्विनौण में खुट लोकोक्तिक अर्थ बताइए, तो द्विनौण में खुट का मुझे आइडिया नहीं है। और द्विनौण या अगर इसका मतलब 2 है तो इसको शायद आप पिक कर सकते हैं, 2 नाव में पाँव रखकर सैर करना, तो इसमें एक तुक्का मार सकते थे बेसिकली। तो 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी के सभी आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।